नमस्कार, हेलो डीडी कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो हमेशा याद रहती हैं। कारण होता है सशक्त कहानी और डायलॉग, और यही अच्छी कहानी और अच्छे डायलॉग फिल्म को एक सही दिशा देते हैं, और फिर फिल्म का ट्रीटमेंट होता है, यानी कि स्टोरी पर अच्छा काम होता है, अच्छी म्यूज़िक दी जाती है, और तब जाके कहीं एक सफल और कामयाब फिल्म बनती है। तो आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो कि स्टोरी राइटर हैं और डायलॉग राइटर हैं। उनसे मुलाकात कराने से पहले हम उनकी कुछ फिल्मों के नाम आपको बताना चाहेंगे। उनकी फिल्में हैं शतरंज के खिलाड़ी, उमराव जान, सोनी महिवाल, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, राजा हिंदुस्तानी, परदेस, सोल्जर, ताल, फिजा और जुबैदा। करीब 70 से भी ज़्यादा फिल्मों में इन्होंने स्टोरी दी है और डायलॉग लिखे हैं, और यही हैं हमारे आज के मेहमान। ये हैं जावेद सिद्दीकी जी। तो आइए मिलते हैं। जावेद जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं हेलो डीडी, जिसमें हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं स्टोरी राइटर, डायलॉग राइटर जावेद सिद्दीकी जी से। जावेद जी, उस ज़माने में उर्दू लिटरेचर में ग्रेजुएशन करना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, और वो भी रामपुर जैसे एक छोटे से शहर से। तो हमें ये बताइए कि उस समय आपको अपने घर के माहौल से क्या विरासत में मिला, और उस समय देश का माहौल कैसा था, और करना क्या चाहते थे, बनना क्या चाहते थे? देखिए, उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो जब मैंने पहली आवाज़ सुनी तो वो उर्दू ही थी, इसलिए घर में बोली जाती थी जी। और बाप दादा जो थे वो भी उर्दू वाले ही थे जी। एक मूवमेंट हुआ है हिंदुस्तान की आज़ादी के सिलसिले में, खिलाफत मूवमेंट, अच्छा। जिसके चलाने वाले थे अली ब्रदर्स, जी। मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। अच्छा। वो मेरे वालिद के मामू थे। अच्छा। तो उस रिश्ते से मेरा सिलसिला तो उर्दू से जुड़ा हुआ था जी। और इसीलिए उन्होंने जो अखबार निकाला था खिलाफत, जी। वहीं से मेरे प्रोफेशनल ज़िंदगी शुरू हुई। मैं बॉम्बे आया और खिलाफत में पहले मैंने काम किया। जी। तो तब तक आपने ग्रेजुएशन कर ली थी या नहीं? नहीं, अच्छा। मैं तो ये किस हाई अच्छा। स्कूल करके यहाँ आ गया था। अच्छा, तो हाई स्कूल से ही आपने लिखना शुरू कर दिया था? नहीं, उससे भी पहले से। अच्छा। मेरे पास एक कटिंग है जो मेरा ख्याल है कि मेरे कोई 12 बरस की उम्र होगी, जी। तो वो किसी पेपर में छप गया था। अच्छा। और मैं कई दिन तक उस अखबार को बगल में लेके घूमता रहा कि लोग मुझसे पूछें कि ये क्या है, और मैं बताऊं कि देखो भाई मेरी कहानी छप गई है। जी। तो लिखने का शौक़ था। उसी सिलसिले में मेरे जो चाचा थे जो अखबार निकालते थे, उन्होंने कहा कि भाई तुम यहाँ आ जाओ। तो हम यहाँ आ गए और लिखना शुरू कर दिया। तो फिर लोगों ने बहुत डांटा डपटा कि भाई कम से कम अपनी एजुकेशन पूरी करो। जी। तो जाते थे और इम्तिहान दे के आ जाते थे और अच्छा। पास भी हो जाते थे। अच्छा, वेरी गुड। लेकिन उस समय शुरू में आप अखबार के लिए लिखते थे, तो क्या लिखते थे? स्टोरी लिखते थे या नहीं, किस अखबार सब्जेक्ट? हमारे ज़माने में नीति जी एक अजीब माहौल था। जी। कोई इतने ज़्यादा सोर्सेज नहीं थे अखबारों के पास। एक टेलीप्रिंटर हुआ करता था जिस पे न्यूज़ आया करती थी। जी। और उर्दू जर्नलिज्म जो है वो सिर्फ इंग्लिश की ख़बरों को उर्दू में ट्रांसलेट करने का नाम था। एक या दो ओरिजिनल कॉलम भी लिख दिए जाते थे, एक एडिटोरियल ओरिजिनल होता था, एक आध कुछ और होता था। तो वो उसमें एक ह्यूमरस कॉलम होता था, उसका नाम था बागो बहार। अच्छा। तो वो मैं लिखता था और बहुत ज़माने तक लिखता रहा। तो उसमें क्या लिखते थे? शेर व शायरी होती नहीं, थी या बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल कमेंट्स होते थे या कुछ? शेर व शायरी से मुझे कोई दिलचस्पी कभी नहीं रही। अच्छा। हाँ, मैंने जब मैं जावेद अख्तर से मिला तो मैंने कहा भाई हम ये एग्रीमेंट कर लेते हैं कि मैं शायरी कभी नहीं करूँगा और आप नाटक कभी नहीं लिखेंगे।
तो ये मुझे शायरी से कोई दिलचस्पी नहीं। उसमें थोड़ा थोड़ा ह्यूमर पॉलिटिक्स के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर, सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर हुआ करता था, और दैट वाज क्वाइट ए पॉपुलर प्रोग्राम। जावेद जी, आपने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से की? मतलब जर्नलिज्म से की थी या फिल्मों से शुरुआत की थी? देखिए, मेरे करियर के 2 या 3 हिस्से आप कह सकती हैं। अच्छा पहला था जर्नलिज्म, जी, जो आपने तकरीबन बहुत 17-18 साल तक चला, जी 75-76 तक चला। फिल्मों में आने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अच्छा। बिल्कुल नहीं था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं फिल्मों में आऊँगा। जी लेकिन ये कि 75 के बाद मैंने जर्नलिज्म छोड़ दिया। उसके कुछ रीजंस थे, पर्सनल रीजंस। अच्छा तो हमारी एक दोस्त हैं शमा जैदी, जी जो बहुत अच्छी राइटर खुद भी हैं। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी गर्म हवा, जी बहुत अच्छी फिल्म जी थी। बिल्कुल। तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया सत्यजीत रे को, जो अपनी पहली हिंदी फिल्म बना रहे थे। अच्छा तो पहले तो मैं समझा कि शायद शमा मजाक कर रही हैं, जी लेकिन ये कि बाद में पता चला कि नहीं, सत्यजीत रे सचमुच चाहते हैं कि कोई नया आदमी जो है, जिसको उर्दू बहुत अच्छी आती हो, जी और ख़ास तौर से यूपी की चूँकि कहानी है वो जी। मुंशी प्रेमचंद की कहानी, जी। शतरंज के खिलाड़ी, जी तो ऐसा कोई आदमी हो जो ज़बान जानता हो, जी और जैसे 1857 की ज़बान लिखने की ताकत भी हो, तो जी। वैसा। तो मेरा नाम सजेस्ट किया गया, मैं गया, जी और आप यकीन नहीं मानेंगी कि 1.5 मिनट का मेरा टोटल इंटरव्यू था। अच्छा हाँ, तो मैं गया और सत्यजीत रे ने मुझे सर से पांव तक देखा, जी और आप सोच सकती हैं कि जब जी। पहाड़ जब गिलहरी को देखता है तो क्या हाल होता है, तो वो हाल मेरा था। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, उन्हें बंगला और इंग्लिश के अलावा कोई ज़बान नहीं आती थी। अच्छा तो उन्होंने कहा कि आई एम टोल्ड दैट यू आर ए वेरी गुड शॉर्ट स्टोरी राइटर। जी तो मैंने कहा साहब, मैं तो ये कह नहीं सकता कि मैं कैसा हूँ। जी इफ़ यू लाइक आई कैन get some of my work translated for you जी। and you can have a look. And he said, no, it's enough. Here is the script and you are writing the dialogue. तो मेरे तो हाथ पांव फूल गए। तो मैं वहाँ से भाग के शमा जैदी के पास आया, और मैंने शमा से कहा, भाई डायलॉग कैसे लिखते हैं? अच्छा उससे पहले आपने कभी लिखा नहीं था डायलॉग? फिल्म के डायलॉग नहीं, फिल्म के नहीं लिखे थे जी। फिल्म के डायलॉग बिल्कुल नहीं लिखे थे, और नर्वस बहुत था। फिर हमने और शमा ने एक टीम बनाई और बहुत सी फिल्में लिखी उसके बाद। जी तो आपकी शुरुआती बहुत ही धमाकेदार हुई सत्यजीत रे के साथ, जिनको ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। और इस फिल्म में आपने डायलॉग तो लिखे ही, साथ ही चीफ असिस्टेंट भी थे। हाँ, उसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। उसकी इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि जब मैंने डायलॉग लिख दिए जी और सुना दिए, जी तो प्रोड्यूसर जो हमारे हैं सुरेश जिंदल, वो जी बहुत अच्छे प्यारे आदमी हैं। लेकिन ये कि एक नया आदमी जिसने कभी कोई फिल्म नहीं लिखी हो, जी तो हर प्रोड्यूसर नर्वस हो जाएगा कि पता नहीं भाई क्या लिख दिया इस आदमी ने। तो उन्होंने बम्बई में जितने भी उर्दू के जानकार लोग थे उन सबको जमा किया, और मुझे कहा गया कि साहब मैं अपना स्क्रिप्ट पूरा डायलॉग का पढ़ के सुनाऊं। तो मैंने अपना पूरा स्क्रिप्ट उनको पढ़ के सुना दिया। जी वो एक अजीब मोमेंट था। कोई 2-1 मिनट तक कोई किसी ने कुछ बोला ही नहीं। जी फिर सत्यजीत रे ने एक बात बोली कि आई डोंट नो व्हाट ही हैज़ रिटन बट इट साउंड्स वेरी गुड। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि भाई तुमने डायलॉग तो लिख दिए, लेकिन ये जो शीन और काफ और लफ्ज हैं और ये कौन बताएगा? जी संजीव कुमार और सईद जाफरी को। जी तो हमको एलिवेट करके डायलॉग डायरेक्टर बना दिया गया। वो गरीबी का ज़माना था, उस ज़माने में एक और जॉब मिल गया तो बहुत खुश हुए। फिर जब मैं जब मैं कलकत्ता पहुंचा तो मुझे पता चला कि वो लोग कलकत्ता में लखनऊ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और बेचारे ढूंढते फिर रहे हैं कि वहाँ की चीज़ें, अब जाहिर है बंगाल में लखनऊ की चीज़ें तो नहीं मिल सकती, और ज़मीन आसमान का फ़र्क है कल्चर। बिल्कुल। तो वो हमने वहाँ करना शुरू किया, एंड दैट्स हाउ आई बिकेम द असिस्टेंट। जी इस समय हमारे पास फ़ोन है बिहार से फ़ोन है जी। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो।
मैडम मैं पटना से लालू प्रसाद जी के बगल से बोल रहा हूँ। हाँ, जी। मेरा नाम रंजीत कुमार भारती है। जी बोलिए। जावेद साहब इस्लाम वाले को करना चाहता हूँ। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक हो आपको। जी। और मैं पूछना चाहता हूँ सर कि सरजीत प्रसाद जिसके आपके सहायक है तो उनका मैंने सीरियल में करने में निशान हो रहा है। ये कुछ आवाज में हाँ, आवाज़ में गड़बड़ है, समझ में गड़बड़ नहीं आ है। रहा है कि क्या बोल रहे हैं। हेलो, जी जी बोलिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी तक जो आपने नाटक किया है जी तो उनमें सबसे अच्छा नाटक कौन सा रहा? और मैंने आप उनका सहायक रहे हैं तो मतलब काम करने का अनुभव है आपका? सत्यजीत रे के साथ कैसा अनुभव रहा? ये पूछ रहे हैं सत्यजीत रे के साथ आपका कैसा अनुभव रहा, और ये आपका अपना बेस्ट नाटक, इनको मतलब दो सवाल हैं। 2 सवाल है इनके। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें दोनों पूछी हैं। देखिए, सत्यजीत रे के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा ख्याल ये है कि वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत ज़माना रहा है। एक तो इसलिए भी कि वो मेरे लिए एक नई चीज़ थी, दूसरी ये कि मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा। तकरीबन 2 साल में उनके साथ रहा और वो बहुत बड़े आदमी थे और बहुत गुणी आदमी थे, इसलिए मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। रह गया आपका दूसरा सवाल कि मुझे अपने नाटकों में से कौन सा नाटक पसंद है, तो ये बड़ा मुश्किल सवाल है, इसलिए कि किसी बाप ने अपने किसी औलाद के बारे में ये नहीं कहा कि ये मुझे अच्छा लगता है और वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन कुछ अपने खास नाटकों के बारे में बता दीजिए, जैसे कि देखिए, नाटक तो मेरे जैसे कि आपकी 20-25 तुम्हारी जो हैं, अमृता थी, जिसके बारे में मैंने देखा नहीं है लेकिन सुना बहुत कुछ है कि आपने एक ही स्टेज पर एक 2 साइड में टेबल और कुर्सी और एक लैम्प लगा हुआ था और चिट्ठी लिखते हैं। जी। शाहरुख नहीं, फारूक शेख और इधर शाबाना आज़मी, जी। और यहीं पर पूरा नाटक हो जाता है। जी, उसमें कोई मोमेंट नहीं है, जी उसमें कोई मोमेंट नहीं है। उसमें पूरी कहानी जो है तकरीबन कोई 40 साल की कहानी है, जो सिर्फ एक लड़की ने एक लड़के को जो चिट्ठियाँ लिखी चिट्ठी हैं से लेकर उसमें वो कहानी जो है वो जी। बनती है। जी। हाँ, वो एक अच्छा नाटक है और मेरा ख्याल ये है कि इसी वजह से वो पिछले 14 साल से चल रहा है, सारी दुनिया में दिखाया जा चुका है। जी और मेरा ख्याल है कि ये भारत का पहला नाटक है जिसे यूनाइटेड नेशंस में इनवाइट किया गया था अच्छा और उसका एक शो वहाँ रखा गया था। जी इसके अलावा भी बेगम जान बहुत अच्छा प्ले है, आपकी सोनिया बहुत अच्छा प्ले है, अंधे चूहे मेरा अच्छा प्ले है, मेरा नया प्ले है जो गुलजार की एक कहानी पर आधारित है, कच्चे लम्हे, अच्छा वो अच्छा प्ले है। मेरा ख्याल ये है कि अच्छा प्ले वो होता है जिसे देखने वाले पसंद करें। जी लेकिन अच्छा भी होता है और तभी लोग पसंद करते हैं। जब इस समय जावेद जी नागपुर से फ़ोन आया है आपके लिए। जी। हेलो हेलो। हाँ, हेलो जावेद भाई जी, हाँ, आप दोनों को ईद और दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा जावेद भाई, मुझे सवाल पूछना था आपसे जी जी। कि आपको जो डायरेक्शन सॉरी ये स्टोरी लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली और आप स्टोरी डायरेक्शन में क्यों नहीं गए? डायरेक्शन में क्यों नहीं गए, ये तो सवाल मेरा भी था कि डायरेक्टर क्यों नहीं बने। जब आपने चीफ असिस्टेंट बने थे तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन का भी आपको शौक था। तो एक तो ये सवाल हो गया, दूसरा उन्होंने पूछे ही है। देखिए, मैं डायरेक्टर क्यों नहीं बना, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि राइटिंग जो है वो मेरा प्रोफेशन ही नहीं है, मेरा शौक़ भी है। जी और मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ कि जिनका शौक़ उनका पेशा बन जाता है। जी बिल्कुल बात है, सही बात। तो मैं सोचता हूँ कि जब मैं अपना शौक़ पूरा कर लूँगा जी तो डायरेक्शन भी करने लगूँगा। जी। लेकिन फ़िलहाल मैं समझता हूँ कि मुझसे अच्छे डायरेक्टर मौजूद हैं और उनके लिए मुझे काम करना चाहिए, इसलिए मैंने। जी और रह गई कहानी लिखने की प्रेरणा, तो भाई ऐसा है कि कहानी लिखने की प्रेरणा की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने चारों तरफ देखिए, कहानियाँ ही कहानियाँ हैं।
मुझे एक बहुत अच्छे आदमी ने उसको लोग नहीं जानते हैं इसलिए उसका नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं, एक बड़ी अच्छी लाइन कही थी उसने जी, मुझसे जी, कि अगर कहानियाँ ढूंढनी है तो लोगों को पढ़ा करो। जी, तो मैं समझता हूँ कि हर आदमी एक कहानी है, जी, आपको सिर्फ एक नज़र चाहिए। देख अगर आपके पास वो तीसरी आंख है जो राइटर के पास होती है तो कहानियाँ ही कहानियाँ। जी। इस समय पश्चिम बंगाल से फ़ोन है नसीम का। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ हेलो। जी, बोलिए। हाँ जावेद साहब को सबसे पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल यह है कि पहले के फिल्म में उर्दू के अच्छे डायलॉग आया करते थे जी और आहिस्ता आहिस्ता ये डायलॉग उर्दू से दूर होता जा रहा है। जी। जी देखिए ऐसा है नसीम साहब कि फिल्म की अपनी कोई ज़बान नहीं होती, न वो उर्दू होती है न वो हिंदी होती है। जैसा कैरेक्टर होता है वैसी ज़बान लिखी जाती है। उस ज़माने में ऐसी फिल्में बनती थीं जिनमें उर्दू बोलने वाले कैरेक्टर ज़्यादा होते थे तो उर्दू की तरफ झुकाव ज़्यादा था। जी, आज हमारे आपके बोलने की जो ज़बान है वो इतनी तेज़ी से बदल गई है और उसी हिसाब से फिल्मों की ज़बान भी बदल रही है। आपने गौर किया होगा कि पिछले 10 साल में इंग्लिश जो है वो हमारी हिंदी के साथ और उर्दू के साथ बहुत ज़्यादा मिलजुल गई है। जी, तो वही ज़बान आज की फिल्मों में भी सुनाई देती है। और दूसरी चीज़ ये कि कैरेक्टर जो है वो खुद डिमांड करता है कि उसे क्या ज़बान दी जाए। तो मैं नहीं समझता कि इससे उर्दू को हमने अवॉइड किया या उर्दू अब नहीं रही। आज भी बहुत सी ऐसी फिल्में हैं कि जिनमें उर्दू ही उर्दू है। अब जब मैंने उमराव जान लिखी थी तो उसमें सिर्फ उर्दू लिखी थी। जी, जब मैंने चक्र लिखी थी तो उसमें बम्बैया लैंग्वेज लिखी थी जो झोपड़पट्टी की ज़बान होती जी, है। जी, और अभी कुछ दिन पहले जो मेरी एक फ़िल्म थी दिल मांगे मोर, जी, तो उसमें जो आज के कॉलेज के लड़कों की ज़बान है वो मैंने लिखने की कोशिश की थी। तो हर कैरेक्टर अपनी ज़बान लेकर आता है जो हमें लिखनी पड़ती है। जी। इस समय लखनऊ से फ़ोन है राज तिवारी का। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, बोलिए राज जी। हाँ नमस्कार। नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अच्छी फिल्म के लिए जो स्टोरी होनी चाहिए उस स्टोरी में स्क्रिप्ट का कहाँ तक रोल होता है और एक अच्छे स्क्रिप्ट के लिए आप कुछ टिप्स देना चाहें नए पीढ़ी को। देखिए सर, ऐसा है कि स्क्रिप्ट कहते हैं स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग तीनों को मिलाकर जब हम तैयार करते हैं उसे स्क्रिप्ट कहते हैं। अच्छा स्क्रिप्ट वो होता है जिसमें ये तीनों चीज़ें बिल्कुल सही मात्रा में हों और सही तरीके से पेश की गई हों। रह गई अच्छी स्क्रिप्ट की बात। जावेद जी, डायलॉग और स्टोरी तो सभी जानते हैं, लेकिन ये स्क्रीन प्ले में क्या होता है ये बताइए। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया है। और जब कभी मुझे ये बात बताने के लिए कहीं बुलाया जाता है तो मैं उसे 2 लफ्ज़ों में इस तरह कहता हूँ जी, कि क्या कहना है ये स्टोरी है, कैसे कहना है ये स्क्रीन प्ले है। अच्छा। अब जी, बहुत सिंपल सी बात है जी, कि जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर हम कहें कि साहब एक्स जो है वो वाई से बहुत प्यार करता था, जी, तो ये 5 लफ्ज़ जो हैं, इस 5 लफ्ज़ को स्क्रीन पे दिखाने के लिए हमें कम से कम 5 या 6 सीन क्रिएट करने पड़ेंगे। जी, एक्स कौन है, क्या, किस शक्ल का है, किस उम्र का है, क्या बेचता है, क्या खाता है, कहाँ रहता है, क्या तकलीफ़ है उसको। जी, वाई कौन है, अगर वो लड़की है तो वो उसका बैकग्राउंड क्या है, कौन है, कैसी दिखती है, क्या करती है। और फिर हमको ये साबित करना होगा कि वो लव भी करते हैं, तो एक सीन वो भी डालना पड़ेगा कि वो लव करते हैं। जी, दैट इज़ स्क्रीन प्ले। जी, तो स्क्रीन प्ले का जो लफ्ज़ है वो खुद बयान कर रहा है कि स्क्रीन पर आप जिस तरीके से कहानी को अनफोल्ड होते हुए देखते हैं जी, बिल्कुल वही है स्क्रीन प्ले। जी, लेकिन मैं एक बात आपसे कहता चलूं कि स्क्रीन प्ले टेक्निकल चीज़ है, अच्छा, उसके लिए थोड़ी सी टेक्निक जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हर आदमी जो है वो अच्छा स्क्रीन प्ले राइट नहीं होता। नहीं कर सकता। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैमरा क्या होता है और वो कैसे काम करता है और वो
क्या क्या कर सकता है। जी साउंड का यूज़ हम कैसे करेंगे, स्पेस का यूज़ कैसे करेंगे, एक्टर को की क्या प्रॉब्लम्स है, जी, लोकेशन क्या जी, होती है, जी। इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, हम क्या कर सकते हैं म्यूज़िक के साथ और क्या नहीं कर सकते, ये जानकारी अगर आपकी है तो स्क्रीन प्ले। इसका मतलब किसी भी फिल्म के बनने में मेन आधार स्क्रीन प्ले होता है। स्टोरी डायलॉग तो होते हैं लेकिन स्क्रीन बिल्कुल। प्ले होता है। डायलॉग तो जो मिसिंग वर्ड्स हैं वो प्रोवाइड कर दी जाते हैं। जी। सत्यजीत रे ने एक बहुत अच्छी बात कही है, जी और मेरा ख्याल ये है कि हर उस आदमी को जिसे फिल्म से दिलचस्पी है, लिखने से ख़ास तौर से, जी। उसे याद रखना चाहिए कि डायलॉग वहाँ लिखने चाहिए जहाँ तस्वीर बोलना बंद कर दे। अच्छा क्योंकि तस्वीर खुद बोलती है ना। जी बिल्कुल सही कहा। तस्वीर बोल रही है जी तो आपको किसी लफ्ज़ की ज़रूरत नहीं है, जी। किसी आवाज़ की ज़रूरत नहीं है, तस्वीर बोल रही है। लेकिन जब तस्वीर न बोल पाए, तब डायलॉग अपना का मतलब इस्तेमाल। न समझा जी। पाए तो डायलॉग की ज़रूरत। दयानंद का फ़ोन है आगूर से। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। सलाम वालेकुम सिद्दीकी साहब। वालेकुम सलाम दयानंद जी। मुझे आपसे 2 सवाल पूछने थे सर। जी कि अभी तक की सबसे जो बड़ी मल्टी ब्लॉकबस्टर मूवी रही है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जी। जिसका आपने संवाद लेखन किया है सर, जी। तो उसमें आपका आदित्य चोपड़ा के साथ अनुभव कैसा रहा? और दूसरा ये सवाल है सर कि अभी तक संवाद लेखन जितना पुरानी फिल्मों में प्रभावशाली रहता था, अभी उतना रहता नहीं है। ओके सर। जी जितना आप अगर पुरानी फिल्म में सलीम जावेद साहब की या फिर गुलजार साहब ने जितना संवाद लेखन किया है, उतनी सभी फिल्मों का प्रभावशाली संवाद लेखन रहा है, पर आज के फिल्मों में सर वल्गैरिटी बहुत आ गई है, ऐसा मुझे लग रहा है सर। जैसे कि उदाहरण के तौर पर सर, अगर आप क्या कूल है हम मस्ती वगैरह जैसी जो मूवीज आ रही है, उसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी संस्कृति कहीं खोती जा रही है सर। तो आपको क्या लगता है सर, आज ऐसा संवाद लेखन नहीं हो रहा है क्या? सर मुझे ऐसा लगता है अभी आदित्य चोपड़ा ने बहुत अच्छा संवाद लेखन कर रहे हैं, जैसे उनकी मोहब्बतें या फिर वीर सारा हो, अभी उतना अच्छा हो नहीं पा रहा है। तो आपको ऐसा लगता नहीं सर क्या कि अच्छा प्रभावशाली संवाद लेखन होना चाहिए? देखिए, आपके सवाल का पहला हिस्सा है कि आदित्य चोपड़ा के साथ मेरा कैसा अनुभव रहा। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, इसलिए कि आदि एक बहुत समझदार आदमी, और वो मीडियम को, जो फिल्म का मीडियम है, उसको बहुत अच्छी तरीके से वो समझते हैं, और इसलिए मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, बहुत अच्छा रहा। उन्होंने मुझसे क्या सीखा पता नहीं, लेकिन मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा। और रह गई ये बात कि पहले संवाद लेखन क्या था और आज क्या है, मैं थोड़ी देर पहले आपको शायद सुना होगा, मैं बता रहा था कि संवाद अपनी जगह में कोई चीज़ नहीं होती। संवाद कैरेक्टर की एक ज़रूरत है। जो कैरेक्टर आपने क्रिएट किया है, वो कैरेक्टर जो है कैसी ज़बान बोलेगा, क्या उसकी संवाद की शक्ति क्या होगी, उसका स्टाइल क्या होगा, वो उस पर डिपेंड करता है। रह गई आपके सवाल का तीसरा हिस्सा, और वो ये है कि आज जिस किस्म की फिल्में बन रही हैं और जिसमें जो अश्लील डायलॉग लिखे जा रहे हैं, गंदे तरीके से लिखे जा रहे हैं, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिल्म किसी आदमी की कोई प्राइवेट जायदाद नहीं होती है। ये नहीं होता है कि एक आदमी ने फिल्म बनाई और उसने देखा, उसके दोस्तों ने देखा या उसकी फैमिली ने देखा। ये फिल्म सबके लिए बनती है, और उसमें इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए, फिल्म वालों को ख़ास तौर से ख्याल रखना चाहिए कि जो मैसेज वो भेज रहे हैं वो गलत या गंदा या घटिया नहीं होना चाहिए। जावेद जी, इस समय सुभाष का फ़ोन है लुधियाना से। हेलो। जी सुभाष जी। हाँ जी सर। जी बोलिए, अपना सवाल कीजिए। हेलो सुभाष साहब, नमस्कार। नमस्कार। क्या हाल है सर? बस दुआ है सबसे आपकी। पहले दूरदर्शन को बधाई देता हूँ जो आपके जैसे महान लेखक को यहाँ लेके आए हैं। क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी, हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका सर। ऐसी बात है, मैं भी हाँ जी, धन्यवाद जी। तो मैं आपकी छोटा सा लेखक हूँ, यहाँ से मुंबई में स्थापित होना चाहता हूँ। जी तो उसके लिए आप क्या मार्गदर्शन करेंगे? आप जैसे गुरु लोग, उस्ताद लोग जो हैं, क्या हमें कुछ
सिखाने के लिए आप बताएंगे? ये खुद भी लेखक हैं, एस्टेब्लिश होने के लिए कुछ गुण चाहिए इनको कि आप कुछ इनको टिप्स दें। हाँ, मेरे पास है। मैं, अगर आप मेरी बात को मजाक में न लें जी तो मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास बहुत लोग आते हैं और वो मुझसे ये जानना चाहते हैं, और मैं उनको जो बताता हूँ, जो मंत्र बताता हूँ, वो आप भी सुन लीजिए। मैं उनसे कहता हूँ कि बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री में जमने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। जी एक बहुत मजबूत इरादा जी और एक बहुत मजबूत जूता। इरादा अगर आपने तोड़ दिया तो भी आप हार जाएंगे, और स्ट्रगल करने के लिए जो अगर आपने हिम्मत छोड़ दी तो हिम्मत भी- छोड़ दी तो जी। भी आप हार जाएंगे। उसके लिए स्ट्रांग जूता होना चाहिए। बहुत जूते घिसने पड़ते हैं भाई, दरवाजे दरवाजे घूमना पड़ता है। जी तो देखिए, कोई नुस्खा नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप घंटी बजाएंगे दरवाज़ा खुल जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने जो कहानियाँ लिखी हैं वो इस काबिल हैं कि उन पर फिल्में बननी चाहिए, बॉम्बे आएँ, लोगों से मिलें जो फिल्में बनाते हैं, उनको अपनी कहानी सुनाएं, और मुझे यकीन है कि अगर आपकी कहानी अच्छी है तो बॉम्बे एक ऐसी जगह है और फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है कि जहां आपको खुले बाजुओं के साथ आपको वेलकम कहा जाएगा, एंड मुझे यकीन है कि आप कामयाब होंगे। जावेद जी, आपने एक तरफ उमराव जान, जुबैदा जैसी फिल्में बनाई और दूसरी तरफ बिल्कुल न्यू जनरेशन के लिए परदेस, ताल, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, राजा हिंदुस्तानी। तो ये सोच, जब आप इस स्क्रिप्ट के बारे में, मतलब स्टोरी सोचते हैं, तो किस तरह अलग अलग कर पाते हैं आज की जनरेशन और एक बिल्कुल ट्रेडिशनल फिल्म और हिस्टोरिकल फिल्में? देखिए, इसके दो रीज़न। जी एक तो एक प्रोफेशनल राइटर का जो सोचने का ढंग होता है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे जी। एक टेप रिकॉर्डर में आप एक टेप निकाल दीजिए और दूसरा डाल दीजिए। जब मैं एक फिल्म पे काम करता होता हूँ तो मुझे दूसरी फिल्म जिस पर मुझे 2 घंटे के बाद डिस्कशन करना है जी। उसका ध्यान तक नहीं आता। जी ये एक ट्रेनिंग है जो बरसों के बाद आ गई। जी दूसरी एक चीज़ ये है कि जावेद जी, मैं यहाँ आपको टोकना चाहूँगी जी। क्योंकि पहले फ़ोन ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर बिल्कुल। प्रदेश से प्रतिभा का है। हेलो। हेलो हाँ, बोलिए प्रतिभा जी। जी, मुझे, हाँ हेलो जी, सवाल कीजिए। जी, मुझे कहना था जावेद सिद्दीकी जी को तो पहले मेरा नमस्कार। नमस्कार। और तो मुझे ये बात कहनी थी कि उनकी आने वाली फिल्म कौन सी है? फ़ोन कर दिया, लेकिन सवाल हमारे पास छोड़ गई है कि आपकी आने वाली फिल्म कौन सी है। मेरे अभी जो मेरा ख्याल है अगले महीने एक फिल्म रिलीज़ हो रही है, उसका नाम है बनारस द मिस्टिक लव स्टोरी। इससे सेतु फिल्म ने बनाया है और पंकज पराशर इसके डायरेक्टर हैं, अच्छा और उर्मिला मातोंडकर, अश्मित पटेल, डिम्पल कपाडिया, अच्छा राज बब्बर जी। उसमें हैं, जी और बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है। मैं समझता हूँ कि वो लोगों को बहुत पसंद आई, क्योंकि बिल्कुल सचमुच जिसे कहते हैं ना अलग हटके है, जी और उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट हमने रेस करने की कोशिश की है, और ये है कि इस मटीरियलिस्टिक एज में जी स्पिरिचुअलिटी पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल। अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है जी, ये subject मेरी भी आने वाली interesting फिल्म है। है। बाकी जो जी। 2-3 फिल्में और हैं, बन रही हैं, पाइपलाइन में हैं, वो कब आएंगी पता नहीं। और ये एक और, प्रतिभा जी, एक और सवाल आपसे जानना चाहती थी कि आपकी बेस्ट फिल्म, मतलब आपको जो बेस्ट लगती है, कौन सी है? देखिए प्रतिभा जी, मैं आपको जवाब तो दे दूं, लेकिन ये कि जो मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं वो फिर बाद में मुझसे झगड़ा करेंगे, इसलिए मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। जी मुझे अपनी बहुत सी फिल्में अच्छी लगती हैं। देखिए, अच्छी फिल्म वो होती है जिससे लिखने वाले को सेटिस्फेक्शन हो, जी और मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी आदमी अपने काम से सेटिस्फाई हो सकता है या उसे होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन सेटिस्फेक्शन आपको लगे कि आपका काम जो है कंप्लीट हो गया, तो वहाँ से फिर
ढलान शुरू हो जाती है। मैं नहीं समझता कि मैंने अभी तक वो फिल्म लिखी है जिसके बारे में मैं कहूँ कि साहब ये मेरा जो अल्टीमेट काम है, हो गया, अब और कुछ नहीं होगा। जावेद जी, हम बात कर रहे थे, आपसे पूछ रहे थे, फिल्म एक तरफ आप उमराव जान बनाते हैं तो दूसरी तरफ आप आजकल की जनरेशन की फिल्म बनाते हैं, तो किस तरह से अलग अलग कर पाते हैं, किस तरह बना पाते हैं? जब मैं कोई फिल्म लिखता हूँ जी, तो मैं ये नहीं सोचता कि मेरी उम्र क्या है, मैं ये सोचता हूँ कि वो बच्चा जो हीरो है वो क्या सोचता है, जी, वो कैसे एक्शन उसका होगा, क्या रिएक्शन होगा, क्या वो बोलेगा, क्या उसकी भाषा होगी, क्या उसका बिहेवियर होगा, क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज होगी। और मैं उस वक्त तक सोचता रहता हूँ जब तक कि वो हाड़ मांस में मेरे सामने आके नहीं खड़ा हो जाता। और जब एक मर्तबा कोई कैरेक्टर दिखाई देने लगता है तो फिर वो खुद अपने आप को लिखवा लेता है, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत ही अच्छी बात बोली आपने, मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गई। अब ये मत कहिएगा कि नेक्स्ट फिल्म मैं लिख रही हूँ। नहीं, अच्छा, ये काम मैं आपके लिए सौंप देती हूँ, चलिए, आप ही करते रहिए क्योंकि बहुत अच्छा कर रहे हैं। शतरंज के खिलाड़ी के बाद आपको कौन सी फिल्म मिली फिर? शतरंज के खिलाड़ी ऑफ बीट फिल्म थी, मतलब जाहिर है कि वो सत्यजीत रे का अपना एक मकाम है। जी, मेरी जो पहली कमर्शियल फिल्म मुझे मिली वो मेरे दोस्त उमेश मेहरा ने मुझे दी, और वो थी अली बाबा 40 चोर, अच्छा, जो इंडो सोवियत को प्रोडक्शन थी। और मैं समझता हूँ कि उस ज़माने की सबसे बड़ी स्टार कास्ट थी वो। धर्म जी थे, हेमा जी थी और जीनत अमान, और वहाँ के बहुत बड़े बड़े रूसी एक्टर थे उसके अंदर। तो वो मेरी पहली फिल्म थी। वो फिल्म बहुत चली, मेरा ख्याल है इट वाज कुछ 60-70 हफ्ते तो यहीं बॉम्बे में चली थी, अच्छी चली थी जी। फिर उसके बाद मुझे बहुत सी और कमर्शियल फिल्में मिली, अशांति जैसे मिसाल के तौर पर उसी ज़माने की फिल्म है। लेकिन साथ ही साथ मुझे नॉन कमर्शियल फिल्में भी मिली, उसी ज़माने की चक्र भी है जी। और सत्यु की एक फिल्म थी कहाँ कहाँ से गुजर गया, जो अनिल कपूर की पहली फिल्म थी, अच्छा, वो भी उसी ज़माने की है। तो ये दोनों पैरेलल चलते रहे। मैंने जैसा पहले अर्ज़ किया जी, कि एक राइटर को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो क्या, उसकी अपनी सोच क्या है, फिल्म की सोच क्या है, कहानी की डिमांड क्या है जी, वो क्या कह रही है, वो आप पूरा कर दीजिए। अब जब मैं जुबैदा के डायलॉग लिखने के लिए बैठता हूँ जी, तो मुझे किसी कमर्शियल फिल्म का कोई डायलॉग याद नहीं आता जी। ये मुझे पिक्चर, परदेस या ताल याद नहीं आता। जावेद जी, ये पिक्चर मुझे भी बहुत पसंद है, इसके बारे में बात करेंगे। पहले फ़ोन ले लेते हैं, हरियाणा से शालू त्यागी का है। हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी जावेद सिद्दीकी जी, आपको दीवाली और ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। हाँ जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने सुभाष घई जी के साथ बहुत सी फिल्में की हैं जी और यश जी के साथ भी बहुत सी फिल्में की हैं, जी। तो आपको उनके साथ काम करते वक्त कैसा लगा और आपको सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आया? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा ये जो है ये झगड़ा करने वाली बात होती है। अगर मैं यश जी की तारीफ करूं तो सुभाष जी बुरा मानेंगे, और सुभाष जी की तारीफ करूं तो यश जी बुरा। देखिए, दोनों अपनी अपनी जगह बड़े परफेक्ट और बड़े अच्छे लोग। यश जी के काम करने का ढंग जो है वो बहुत ही परफेक्ट डायरेक्टर हैं। उनकी अपनी एक सोच है, उनकी अपनी एक स्टाइल है काम करने की। सुभाष जी बिल्कुल अलग तरीके का काम करते हैं, लेकिन ये कि वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो सुभाष जी तो शोमैन माने जाते हैं और काफ़ी ग्लैमरस उनकी फिल्में रहती हैं। देखिए, शोमैन तो यश जी भी हैं, हम सब शोमैन जी, बिल्कुल। कि ऐसा नहीं है कि वो शोमैन हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सुभाष जी जो हैं वो एक छोटी सी बात को भी जिस तरीके से सजाते हैं, जिस तरीके से उनका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत कमाल होता है। अभी जो ताल में जो एक गाना है, जिस तरीके से उन्होंने उसको कंसीव किया है, वो मैं समझता हूँ कि वो, बल्कि एक गाना क्या, जितने भी गाने हैं आप उनको जिस तरीके का वो पिक्चराइजेशन करते हैं,
यश जी का ये कमाल है कि उनकी जो इमोशनल ग्रिप होती है वो इतनी मजबूत होती है कि वो आपको हिलने नहीं देती अपनी जगह से। जी और एक ख़ास बात यश जी की जो है, जो मैं समझता हूँ कि वो यूनिक है, और वो ये है कि उनकी फिल्मों में कभी कोई विलन नहीं होता जी और उसके बावजूद वो बहुत उम्दा फिल्में बनाते हैं और बहुत जो सब्जेक्ट उन्होंने उठाए हैं वो अपने ज़माने से बहुत आगे के सब्जेक्ट्स हैं। पहली बार किसी फिल्म में हीरो को नेगेटिव शेड में भी आपने दिखाया और ये फिल्म बहुत कामयाब रही, लोगों को पसंद आई और शायद इसको अवार्ड भी मिला था। फिल्म थी बाजीगर। जी जी, बाजीगर जी, और पहली बार किसी हीरो ने ये रिस्क लिया कि वो नेगेटिव शेड भी करे। जी। जी, तो बताइए इस फिल्म के बारे में। देखिए बाजीगर, इसमें कोई शक नहीं कि बड़ा रिस्की सब्जेक्ट था, जी क्योंकि उसमें हीरो जो है वो मर्डर करता है और वो भी कोल्ड ब्लड मर्डर। जी लेकिन वो फिल्म दो आदमियों की वजह से बन पाई। एक तो उसके प्रोड्यूसर रतन जैन जो बहुत बहादुर आदमी हैं और रिस्क लेने से बिल्कुल नहीं घबराते। जी दूसरे शाहरुख खुद। जी जब ये कहानी शाहरुख को सुनाई गई तो जी। शाहरुख का कहना ये था कि मैं ये फिल्म ज़रूर करूँगा जी और मैं लोगों को कन्विंस कर लूँगा कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। जी क्योंकि अगर वो हीरो कन्विंस नहीं कर पाता जी तो वो विलन बन जाता है, बिल्कुल और विलन अगर हीरो हो तो पिक्चर चलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उस आदमी की हिम्मत थी कि उसने कहा कि मैं ये फिल्म करूँगा, जी और रतन जैन ने उसको सपोर्ट किया। जी और हम लोग तो खैर थे ही हम बिल्कुल, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि फिल्म के रिलीज़ होने तक हम सब लोग जो थे वो डरे हुए थे जी। और हमें बिल्कुल यकीन नहीं था कि ये होगा। उसके बाद फिल्म फेयर अवार्ड और स्क्रीन अवार्ड और ये अवार्ड और नेशनल अवार्ड सब मिल गए जी और यकीन हुआ कि हमने जो कुछ किया था अच्छा किया था। लेकिन जब ये फिल्म बन रही थी तो मेरा ख्याल है हम में से किसी को यकीन नहीं था, और उसके बाद तो एक ढंग ही बदल गया। बिल्कुल, एक ट्रेंड आपने बदल दिया कि जी। उसके बाद कई फिल्में ऐसी आई जिसमें इस तरह के शेड हमें देखने को मिले। और शाहरुख ने दोबारा फिर एक और फिल्म की थी, आप ही की लिखी थी, डर। जी। जी, वो भी कुछ इसी तरह की थी और उसमें भी ऐसा ही कुछ करके दिखाया था। नीति क्या हुआ कि देखिए सलीम जावेद ने एंग्री यंग मैन क्रिएट किया था। जी एंग्री यंग मैन जो था वो अपने हक के लिए लड़ पड़ता था। जी लेकिन ये कि हमने सोचा कि एंग्री यंग मैन एक जगह आके रुक जाता है, उसके आगे नहीं बढ़ता। जी वो कानून को उस तरीके से अपने हाथ में नहीं लेता जिस तरीके से आज का नौजवान सोच जी, रहा है और जी, करता है, क्योंकि जी। वो गुजर जाता है उन हदों से। जी तो वो हमने सोचा, मैं और मेरे पार्टनर रॉबिन भट्ट, जी हम लोगों ने सोचा और सोचने के बाद इस नतीजे पे पहुँचे कि नहीं, हम इसके आगे भी बढ़ सकते हैं। और आप अगर आपको याद हो अगर वो फिल्म, उसकी कहानी कि उस आदमी पे बहुत ज़्यादा जुल्म होते हैं जी और नतीजा उसका ये होता है कि वो रिवोल्ट करता है। जी मेरा ख्याल है हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सारी दुनिया में ये कहानी बहुत ही आम सी है जी कि जब जुल्म लोगों पर होता है और हद से ज़्यादा गुजर जाता है जी तो फिर वो कानून और मर्यादा और परंपरा और इन बातों की बिल्कुल परवाह नहीं करते, बिल्कुल, बल्कि वो उन हदों को फालांग जाते हैं। जी तो वही फिल्म थी जी। और उसने ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि आप किसी को इतना पुश मत कीजिए कि वो- फिर वो रिटेलिएट करने पर जी, मजबूर हो जी। जाए। इस समय जौनपुर से फोन है वीर बहादुर का। हेलो जी हेलो जी, बोलिए, अपना सवाल कीजिए। हेलो जाओ जी, नमस्कार नमस्कार वीर बहादुर जी। जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप कहानी लिखते हैं जी, तो क्या स्टार कास्ट को ध्यान में रखकर कहानी लिखते हैं क्या? स्टार को ध्यान में रखते हैं कि इसके लिए कहानी लिख रहा हूँ। वीर बहादुर जी, उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कभी ऐसा होता है कि हमको पहले बता दिया जाता है कि इसमें ये स्टार काम कर रहे हैं, और अगर ऐसा बता दिया जाता है तो बड़ी मदद मिल जाती है, क्योंकि हम जब सोचते हैं, इमेजिन करना शुरू करते हैं तो हमको वो कैरेक्टर दिखाई देने लगता है। जी लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब हम कहानी लिखते हैं तो हमारे जहन में कोई स्टार नहीं होता, सिर्फ कहानी
का जो कैरेक्टर है वही स्टार होता है। बाद में हम सोचते हैं कि इस कैरेक्टर के ऊपर कौन एक्टर जो है वो सही बैठेगा ज़्यादा और उसको फिट ढूंढा बैठेगा। जाता है। जी जावेद जी, हमने पहले भी जिक्र किया था आपकी फिल्म जुबैदा का, जो जी। कि श्याम बेनेगल की फिल्म रही और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी। उसके बारे में हम ज़रूर कुछ जानना चाहेंगे, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? श्याम बाबू के लिए मैंने कई फिल्में लिखी हैं। मम्मो लिखी, फिर भारत एक खोज में उनके लिए बहुत से एपिसोड अच्छा, लिखे हाँ। थे, और जुबैदा थी, और एक कोई फिल्म और भी थी, सब मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। जी तो बहुत ही श्याम ट्रैक- बाबू बड़े इंटरेस्टिंग आदमी हैं। जी। उनका अपना एक काम करने का अंदाज है, उनकी एक सोच है। जी। और इस फिल्म की कहानी आपने कहाँ से ली थी? नहीं, इसकी फिल्म की कहानी मेरी नहीं है। इस फिल्म की अच्छा। कहानी तो खालिद मोहम्मद की है, मैंने तो सिर्फ डायलॉग लिखे। डायलॉग लिखे हैं। जी कभी किसी एक्ट्रेस ने आपसे ये नहीं कहा कि भाई ये रोल आपने बहुत ही बेहतरीन मेरे लिए लिखा है, जैसे उमराव जान में रेखा थी और इसमें करिश्मा कपूर थी, राजा हिंदुस्तानी में करिश्मा थी, तो परदेश में महिमा चौधरी थी, किसी एक्ट्रेस ने आपको कोई कमेंट्स नहीं दिए? रेखा जी ने जी रेखा जी ने मुझसे कहा था जी। अभी कुछ दिन पहले जी कि भाई आप उनको एक उमराव जान पे मैं कब तक रहूंगी, कुछ और लिखिए। अच्छा हमें फ़ोन ले लेते हैं, वाशिम से निर्मल का है। हेलो। हेलो जावेद भाई। जी जावेद, ईद की शुभकामनाएं। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, और आपको भी ईद मुबारक। निधि जान, आपको भी नमस्ते, दीपावली का। आपको भी शुभकामनाएं। हाँ, तो मैं पूछना चाहता था जी। कि जावेद साहब, आपने नाटक भी लिखे, सीरियल भी लिखी, आप स्टोरी राइटर भी रहे, डायलॉग भी रहे लिखे आपने, तो आपको इन कौन से क्षेत्र में ज्यादा दिलचस्पी रही? इन सब में आपको कौन सा क्षेत्र में ज्यादा दिलचस्पी रही है? डायलॉग में रही, सीरियल में रही, या देखिए, डायलॉग तो दोनों जगह होते हैं, चाहे वो फिल्म हो या नाटक हो। रह गई मेरी अपनी दिलचस्पी की बात, मुझे ज़्यादा जो सेटिस्फेक्शन है वो नाटक लिखने में मिलता है। अच्छा। और उसकी वजह ये है कि नाटक में मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती। फिल्म जो है, फिल्म के बारे में मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये एक टाइट रोप वॉकिंग होती है। आपने रस्सा पहले से बांध दिया है, जी उस पे आप कितने कमाल के साथ इधर से उधर गुजर सकते हैं, जी वो आपका कमाल है, जी क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। जी जावेद जी, आपने अपनी लेखनी का कमाल तो कई जगह दिखाया है, स्टेज नाटक में भी दिखाया है, फिल्म में भी दिखाया और सीरियल में भी दिखाया है, तो इनमें क्या क्या फ़र्क रहा, क्या लगता है आपको? ये एक तरह बहुत से बहुत टेढ़ा सवाल है, लेकिन मैं जवाब देने की जी, कोशिश करता जी। हूँ। देखिए, फिल्म में जो सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि आपके पास कैमरा होता है, जी आप वो दिखा सकते हैं जो आप सोच रहे हैं, जी आप लोगों को किसी भी जगह ले जा सकते हैं। जी ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है फिल्म का। हम्म, थिएटर में ये एडवांटेज नहीं है। जी अभी मेरा जो नया नाटक है कच्चे लम्हे, जी तो उसमें मैंने यही सवाल उठाया, क्योंकि उसकी जो हीरोइन है वो एक थिएटर में काम करने वाली लड़की है। अच्छा तो वो यही है कि ज़िंदगी 3 दीवारों की नहीं होती, जी वे स्टेज की सिर्फ 3 दीवारें होती जी हैं। इन 3 दीवारों के अंदर हम पूरी एक दुनिया क्रिएट करते हैं। बिल्कुल। वो दुनिया अच्छी है, बुरी है, कैसी है, जी तो वो उसका एक लिमिटेशन है। जी स्टेज कहीं नहीं जा सकता, जी कैमरा हर जगह जा सकता है। रह गई सीरियल की बात, सीरियल मेरा ख्याल ये है कि फिल्म का एक छोटा हाँ फिल्म है। मिनिएचर वर्जन है, जी लेकिन उसकी बड़ी ज़बरदस्त डिमांड जो होती है वो ये होती है कि हम ये सोच के लिखते हैं कि इसकी रिपीट वैल्यू बने, क्योंकि उसमें होती नहीं। जी हर जो सीरियल है उसका जो एपिसोड है उसका एक ही प्रीमियर शो होता है। जी उसके बाद उसका अगर कोई बहुत ही खुशकिस्मत शो हुआ तो बाद में भी दिखाया जाता है, लेकिन जनरली नहीं दिखाया जाता। तो इतना इंटरेस्ट वो उसका बना रहना चाहिए। लेकिन उसमें एक एडवांटेज और होता है, एडवांटेज ये होता है कि वो बात जो हमको फिल्म में 2 घंटे में कहनी पड़ती है, जी वो आप वहाँ
20 घंटे में और 40 घंटे में कई कहिए सालों आराम तक से। कर तो सकते हैं। हाँ, तो स्ट्रेच करने में मज़ा भी है जी कि आप बात को बड़े विस्तार में कहिए, खींच के अच्छे तरीके से कहिए, जो हम कंसाइज करने की कोशिश करते हैं वो नहीं हो। जी लेकिन कभी कभी उल्टा भी होता है, बात इतनी खिंच जाती है कि लोगों को बुरी लगने लगती है। जी जैसे एक सीरियल था हम लोग, जी उसमें एक कैरेक्टर थी दादी। जी तो मुझे आज भी याद है कि वो दादी मरने वाली थी। जी तो दादी कोई 10 एपिसोड तक नहीं मरी, तो जब वो मरी तो लोगों ने पटाखे फोड़े, भाई आखिर मर गई। तो इतना भी खिंच जाता है। जी तो जावेद जी, आपने जब फिल्म के लिए लिखा है और नाटक लिखे हैं, सीरियल के लिए लिखा है, तो कोई नॉवल नहीं लिखा आपने? नॉवल नहीं लिखा, 2 नॉवल अधूरे पड़े हुए हैं। जी मुझे ऐसा लगा कि एक वापस- लेखक के लिए एक तमन्ना होती है कि एक नॉवल भी वो लिखे। जब लेखनी पे उसका इतना कमांड होता है, इतना वो लिख चुका होता है, तो उसको लगता है कि एक नॉवल भी लिखा जाए। मेरा ख्याल है मेरे नाटक मेरे नॉवल ही हैं। जी लेकिन ये कि मैं अब सोच रहा हूँ कि उन नावलों को कंप्लीट करूँ। अब कुछ दिनों के बाद मैं ऐसा समझता हूँ कि जो बुक है ये अपनी वैल्यू जो खो चुकी थी वापस पा रही है, जी और इसे दोबारा लोगों में पढ़ने लिखने का शौक़ पैदा हो गया है। जी तो मेरा ख्याल है अब टाइम आ गया है कि हम लिखें और कुछ छपे। वरना तो ये था कि वो जो कागज़ के ऊपर छपी हुई किताबें थी वो लोगों ने गायब ही हो कम गई कर थी। दिया था। लोगों ने हाँ आजकल पढ़ना थोड़ा कम हो गया लोगों का, देखना ही ज़्यादा है। आप देखिए शाम को पूरे टाइम लोग टीवी ही देखते हैं, पढ़ते कम है। जी। मेरा ख्याल है। इस समय गुजरात से फ़ोन है रितेश का। हेलो। हेलो, हाँ जी बोलिए। जावेद साहब नमस्कार। नमस्कार रितेश जी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ जी कि लैला मजनू जो फिल्म थी आपकी, हेलो, जी लैला मजनू मेरी फिल्म नहीं है। सोनी महिवाल थी। सोनी महिवाल थी। जी, जी। अच्छा, तो आप वो पुरानी कहानी थी, जी तो आपने उसमें नयापन क्या डाला है? हाँ, आपको अगर कहानी याद है तो मैं आपको बताऊं कि जो सोनी महिवाल की जो ओरिजिनल कहानी थी जी उसमें वो लड़की शादी के बाद भी अपने लवर से मिलने के लिए जाती रही है, जी और मेरे हिसाब से वो एक बहुत गलत काम था। मुझे मॉरली भी पसंद नहीं था और वैसे अच्छा। सोशली भी मैं इसके खिलाफ था जी। कि एक शादीशुदा औरत जो है जी वो इस तरीके का बिहेव करे, क्योंकि फिर वो उसका जो पेडेस्टल है वो उससे नीचे आ जाती है। जी तो जो मेरी फिल्म है सोनी महिवाल, जी उसमें उस लड़की की शादी जब हो रही है तभी वो तूफान आता है और वो उसके अंदर बह जाती है। उसकी शादी होके वो अपने हस्बैंड के पास नहीं जाती है। वरना ओरिजिनल कहानी में तो वो हस्बैंड को अफीम खिला के सुला के और नदी पार करके अपने लवर से मिलने जाती थी। जो तो मैंने कहा भाई ये किस किस्म की हीरोइन है, ये तो उल्टा है। जावेद जी, आजकल फिल्में दोबारा बन रही हैं, चाहे वो उमराव जान हो या शोले, देवदास, ताजमहल। तो इसका क्या कारण है? क्यों इस तरह से दोबारा फिल्में बन रही है? क्या पहले से ज़्यादा अच्छी बनेंगी? और मुझे जेपी दत्ता जो हैं ये उमराव जान बना रहे हैं दोबारा, तो क्या इन्होंने आपको अप्रोच की या पहले से ज़्यादा अच्छी बनाएंगे वो? मुझे ऐसा लग रहा है नीति जी जी कि लोगों ने जिंदा राइटरों पे भरोसा करने के बजाय मुर्दों पे भरोसा करना ज़्यादा शुरू कर दिया, इसलिए पुरानी फिल्में बन रही हैं। या कहीं नहीं, ऐसा ये एक तो बड़ा नहीं? ये जी। बहुत गलत ट्रेंड है। जी गलत ट्रेंड इसलिए भी है कि आप बेहतर बनाइए फिल्म, ज़रूर बेहतर बनती है। अभी देवदास बहुत अच्छी बनी, जी शायद उमराव जान मेरी उमराव जान से ज़्यादा अच्छी बनेगी, और मैं दुआ करता हूँ कि मेरी उमराव जान से ज़्यादा अच्छी बने वो। जी लेकिन मैं एक बात आपसे कहूँ कि जब वो फिल्म बनेगी, जी लोग थिएटर में बैठ के देखेंगे, जी तो एक
कंपैरिजन शुरू होगा उनके दिमाग बिल्कुल में, बिल्कुल। उसे वो रोक नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्टर जो है वो एक ही वक्त में दो फिल्में दिखा रहा है, एक आदमी के दिमाग में चल रही है, एक स्क्रीन के ऊपर चल रही है, और जो ऑडियंस है वो न इस फिल्म का पूरा मजा ले रही है, न उस फिल्म का पूरा मजा ले रही है, बिल्कुल सही। जो आपके इंटरेस्ट को आधा कर देता है। जी ये एक खतरनाक ट्रेंड है। जी मिसाल के तौर पर ये कि जितने लोगों ने देवदास देखी उनमें से कोई एक आदमी ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो कि साहब उन्हें दिलीप कुमार की देवदास याद नहीं आई, बल्कि एक बहुत बूढ़े मुझे मिले, मेरे पुराने मिलने वाले, तो उन्हें तो सैगल की देवदास भी याद थी। अच्छा हाँ, जी तो ये जो कंपैरिजन होगा, ये कंपैरिजन फिल्म के लिए कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं। जी। इस समय हुबली से फोन है जी। सुशीला का। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, मैं ये सबसे पहले मैं हेलो दीदी को दीपावली की शुभकामनाएं और जावेद जी को रमजान मुबारक कहना चाहती हूँ जी आपको भी। और मैं सुशीला हूँ, कर्नाटक से बात कर रही हूँ। जी जी, मेरा ये सवाल है कि जावेद जी से है, क्या आपकी कहानी जब फिल्म के लिए चुना जाता है, क्या वो फिल्म वैसी ही बनती है जैसे आपने लिखी है? अगर नहीं तो क्या आप उन ऑल्ट्रेशंस को परमिट करते हैं, और क्या उन ऑल्ट्रेशंस को आप पसंद करते हैं? अगर नहीं तो आप क्या करते हैं? मतलब आपको दुख लगता होगा ना कि वो ओरिजिनलिटी चला गया और आपका संदेश लोगों तक पहुंच नहीं पाई। ऐसे समय, ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हैं? आपने बड़ी दुखती हुई रग पे उंगली रख दी है भाई। देखिए, ये ऑल्ट्रेशंस वाली बात जो है, ये अगर सीन को या सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए अगर होती है तो बहुत अच्छा है, जी हम उसे मान ही लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के विम्स एंड फैंसीज के लिए ऐसा होता है। मतलब हीरो साहब को डायलॉग समझ में नहीं आया या वो उसे बोल नहीं पा रहे हैं तो चेंज करना पड़ता है। जी या ये कि मैं दो छोटे छोटे उदाहरण आपको दे दूं जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। जी कि मेरी एक फिल्म थी जी जिसमें कोई उन्होंने डायरेक्टर साहब ने कहा कि साहब ये मैं इसके 20 शॉट में जी मैं इसको लूँगा और बहुत कमाल का सीन आपने लिखा है और ये वो पता चला हीरो जो है वो ज़रा लेट आएगा। जी तो उन्होंने उसको वापस सोचना शुरू किया और उन्होंने उस 20 शॉट्स को 15 शॉट कर दिए। ओहो फिर पता चला कि नहीं साहब हीरो जो हैं वो फंस गए हैं और वो 4 बजे के करीब आएंगे, 9 बजे की शिफ्ट थी। जी तो उन्होंने और उसको थोड़ा छोटा किया, यार सीन को ज़रा छोटा कर देते हैं, इसको ऐसा कर देते हैं। जी कि पता चला कि 6 बजे हीरो आया तो डायरेक्टर ने सिर्फ एक सर्कुलर ट्रॉली लगा के पूरा सीन कर दिया। अच्छा तो ये जो होता है ये बहुत ही अफसोसनाक होता है। लेकिन ये कि बाकी फिल्म देखिए किसी एक आदमी की चीज़ नहीं होती, उसमें सारे के सारे शरीक होते हैं। डायरेक्टर है, कैमरामैन है, राइटर है, एक्टर है, और हम सब मिल के काम करते हैं, ऐसे टीम वर्क। जी जावेद जी आपसे बात करने का जितनी देर भी हमने बात की अभी मन नहीं भरा है और समय बता रहा है कि हमारे पास अब ख़त्म हो गया है। आपका हमारे स्टूडियो आने का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी तरफ से दर्शकों की तरफ से आपको दीपावली की और ईद की बहुत सी शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी जी। और दर्शकों आपने हमें काफ़ी देर से हमें बधाइयाँ दे रहे हैं दीपावली की। आपको भी दीपावली और ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं।